स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अमन राज है और हम आईआईटी दिल्ली में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है और फिलहाल बीटेक कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आज का जो हमारा सेशन है वो केमिकल काइनेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन पे बेस्ड है। ठीक है, मतलब आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने का प्रयास है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एनसीईआरटी का जो टाइप 1 क्वेश्चन है वो सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है, यानी एक ही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, द रोल ऑफ ए कैटलिस्ट इज टू चेंज, क्या इनमें से किनको चेंज करेगा? फर्स्ट ऑप्शन गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑप्शन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑप्शन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसका सीधा सीधा आंसर है जो आपको पता ही होगा, वो होगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। क्यों एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन? क्यों इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन क्योंकि अब आपको याद होगा कि हाँ, मान लीजिए एक रिएक्शन का एनर्जी डायग्राम कुछ ऐसा है। ठीक है, ये एनर्जी है, सॉरी ये एनर्जी है, ये टाइम है और ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, समझ में आया? तो ठीक, एक्टिवेशन एनर्जी ये तो आपने देखा होगा कि अगर कोई रिएक्शन होता है तो उसका ये एनर्जी डायग्राम होता है। इस केस में क्या है कि इतना इसका एक्टिवेशन एनर्जी है, इतना इसका एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, तो अब रिएक्शन को लेकिन इसमें क्या होता है, इसी कारण से कई कई बार रिएक्शन स्लो हो जाते हैं। तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट इवेंचुअली इस एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है और इतना ही काम होता है कैटलिस्ट का। ठीक है, कैटलिस्ट सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को ही घटाता है और कुछ इसी कारण से रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाता है, रिएक्शन कई कई बार बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। ठीक है, और वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता है। वो क्या करता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज ना करके फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन को समान रूप से उनका स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है, अगर मान लीजिए फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड थ्राइस हो गया या फिर 3 गुना ज्यादा हो गया, तो बैकवर्ड रिएक्शन का भी स्पीड 3 गुना ज्यादा हो जाएगा, जिससे इवेंचुअली क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा तो गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन भी चेंज नहीं होगा और डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ठीक है, तो डेल्टा जी भी चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर भी नहीं चेंज हुआ, एंट्रोपी भी चेंज नहीं हुआ, तो हीट भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्या होता है कि डायग्राम के द्वारा अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो ये होता है ये होता है विदाउट कैटलिस्ट, ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और ये होता है आफ्टर कैटलिस्ट। ठीक है, ये होता है आफ्टर कैटलिस्ट। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस था वो दोनों केस में सेम ही है। क्या है वो डिफरेंस? ये वो डिफरेंस है। ठीक है, तो दोनों केस में डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम हो रहा है, तो यानी जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा वो इवेंचुअली सेम ही होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो यानी सिर्फ फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन होगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द हीट इवॉल्व और absorb ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्या होता है जब कैटलिस्ट बढ़ आता है तो क्या होता है, हीट पे क्या इफेक्ट होता है कैटलिस्ट? तो इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स अनचेंज, में इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसका आंसर है साफ हीट, रिमेन्स अनचेंज, कोई चेंज नहीं आता है। अभी अभी हमने देखा था कि हीट ऑफ रिएक्शन सेम ही था, है ना? हमने देखा ना कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आता। कैटलिस्ट डजंट चेंज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हमने यहाँ पर अभी एनर्जी डायग्राम से भी समझा था, हमने अभी एनर्जी डायग्राम से इसे समझा था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय। एक्टिवेशन एनर्जी हमें कैसे पता चलेगा? तो हम आपको सिंपल सा तरीका बताते, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। डिटरमाइनिंग द रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ठीक है, डिटरमाइनिंग द रेट कांस्टेंट एट टू टेम्परेचर, डिटरमाइनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन यूजिंग कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट के द्वारा तो एक्टिवेशन एनर्जी तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, कैटलिस्ट के द्वारा हमें सिर्फ इतना पता चल सकता है कि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कितना, मतलब कैटलिस्ट के द्वारा तो नहीं पता चल सकता किसी भी तरीके से। अब आते हैं 1 2 3 पे।
डिटरमाइनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन। तो डिटरमाइनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, इससे भी तो नहीं पता चलेगा। वो तो एक प्रोबेबिलिटी, कोलिजन तो एक फैक्टर होता है। आपको याद होगा जब कोलिजन थ्योरी है तो उससे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन होता है वो एक फैक्टर होता है, उससे तो पता नहीं चल सकता है। ये तो मतलब कुछ इस प्रकार से होता है ना, सी इंटू ई पावर माइनस ई ए बाई आर टी, इससे तो नहीं पता चलेगा। डिटरमाइनिंग द रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, इससे कर सकते हैं पर इसमें एरर आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट मेथड है, रेट कांस्टेंट क्या है, के इक्वल टू ई पावर माइनस ई ए बाई आर टी इंटू ए। हाँ, नहीं पता चलेगा, नहीं पता चल सकता। क्यों नहीं पता चल सकता बता। रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, रेनियस कांस्टेंट इंटू ई पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब हमें भले टी पता है, आर पता है, पर ए तो पता नहीं है ना, ए तो नहीं पता है। तो जो फाइनल जो सेकंड ऑप्शन है उस पे आते हैं, क्या है, बोला कि डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट एट टू टेम्परेचर। तो हम लोग एक मान लीजिए टेम्परेचर T1 है, एक एक टेम्परेचर T1 है, एक टेम्परेचर T2 है। ठीक है, तो अब मान लीजिए इस पे आया K1 रेट कांस्टेंट, तो इसका क्या हो जाएगा, ए इंटू ई पावर माइनस ए बाई आर T1। ठीक है, और T2 पे मान लीजिए रेट कांस्टेंट है K2, तो ये आ जाएगा ए इंटू ई पावर माइनस ए बाई आर T2। ठीक है, हमें K1 पता है, K2 पता है, क्योंकि वो बोला बता रहे डिटरमाइनिंग द रेट कांस्टेंट एट टू टेम्परेचर। ठीक है, और क्या कहता है, हमें ए तो करना नहीं है, क्योंकि K1/K2 जब करेंगे तो ए कट जाएगा, तो ई पावर माइनस ई ए बाई आर T1 हो जाएगा, और ये ई पावर माइनस ई ए बाई आर T2। हमें T1 T2 पता है, हमें आर पता है, हमें ई पावर करने पे भी आ जाएगा, K1 K2 सब पता है, तो आराम से अब निकल जाएगा हमारा रेट कांस्टेंट। ठीक है, चलिए निकालने का भी प्रयास करते हैं हम फॉर्मूला के द्वारा। तो इन सब पार्ट को हटा देते हैं, ये सब करके का बन। तो अब क्या है, सिंपली K1/K2 इक्वल टू ई पावर ई ए बाई आर, ओ सॉरी, यहाँ पे 1/T2 माइनस 1/T1। ठीक है, तो ई ए बाई आर इंटू 1/T2 माइनस 1/T1 क्या हो, उसको इसको लिख सकते हैं लॉग टू दी बेस ई और K1/K2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बस आ गया आपका आंसर। अब क्या करना है, ये निकालना है आपको, आर पता है, T2 T1 निकालना है, बस इससे आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा और आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर फिगर 4.1 एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी और फॉरवर्ड रिएक्शन। अच्छा छोड़िए, यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में कौन स्टेबल है, और एक्टिवेशन एनर्जी और फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी और बैकवर्ड रिएक्शन क्या है। तो चलिए देखते हैं इसमें एक्टिवेशन एनर्जी और फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन यानी रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट तक जाना, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक में जाने के बीच में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आ रहा है। रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच में कितना एनर्जी गैप है, वही एक्टिवेशन एनर्जी होगा, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी होगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्टेंट। यानी एक्टिवेशन एनर्जी वो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उसका एनर्जी, और जो रिएक्टेंट है उसका एनर्जी, दोनों एनर्जी के बीच का डिफरेंस ही हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का एनर्जी है और जो प्रोडक्ट का एनर्जी है, उन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वही हमारा क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी है बैकवर्ड रिएक्शन का, है ना। तो फॉर्मूला लिखे, एक्टिवेशन एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉरवर्ड के लिए एफ लगा रहे, इज इक्वल टू मॉड ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। हम शॉर्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, आप हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब आते हैं बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी के लिए। ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू ई एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक, सॉरी प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस केस में एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, E1 प्लस E2, कोई डाउट। एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, E1, कोई डाउट। अब क्या है,
अ, अब बताइए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसका एनर्जी ज्यादा है? प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है। जिसका ज्यादा एनर्जी वो कम स्टेबल, यानी प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट, है ना? है कि नहीं? तो इस हिसाब से सेकेंड आंसर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2। हाँ सही है। और क्या कहते हैं, इट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, नहीं नहीं गलत है। फर्स्ट वाला देखते हैं। क्या कहते हैं, फॉर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2 एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट। हाँ बिल्कुल सही है ना? प्रोडक्ट लेस स्टेबल है रिएक्टेंट के, और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन E1 प्लस E2 है, तो हमारा सही ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन। सब पर एक बार थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2 ना, तो ऐसे ही गलत हो गया। एंड रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट, हाँ रिएक्टेंट मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट। पर थर्ड ऑप्शन आधा सही आधा गलत है, यानी वो ऑप्शन ही गलत है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज E1, हाँ। प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट ना। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडरिंग ए फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज कंपोजिशन रिएक्शन गिवन बिलो, Ag gives Bg plus Pg, वहां पे G मतलब गैस। द इनिशियल प्रेशर ऑफ द सिस्टम बिफोर डिकम्पोजिशन ऑफ ए वाज Pi। ठीक है, तो इनिशियल प्रेशर ऑफ सिस्टम या तो सिर्फ ए का ही होगा। इनिशियल प्रेशर जो है, यानी वो सिर्फ ए का प्रेशर है, क्योंकि उस टाइम बीओसी तो है नहीं, यानी रिएक्शन एट टी इक्वल टू 0। टोटल प्रेशर ए का प्रेशर क्या होगा? पी आई होगा, बाकी का 0। टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज्ड बाय x यूनिट्स एंड बिकम पी at time t. After lapse of time t, total pressure of the system increased by x units and become pt। यानी t समय के बाद टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम बन गया pt। द रेट कांस्टेंट k फॉर द रिएक्शन इज गिवन एज। ठीक है भाई, तो दिमाग लगाते हैं इसमें। तो हमारा सिंपल फंडा पहले क्या, t इक्वल टू 0 पे पी आई था। अब एट टाइम t इक्वल टू टी, ठीक है। अच्छा इसको कैपिटल P, एट टाइम कैपिटल P इक्वल टू टी। अब देखिए हमारा क्या काम है। हम मानते हैं कि ए का प्रेशर वाई से घट गया, वाई अमाउंट से घट गया, ठीक है। तो इवेंचुअली बी और सी का प्रेशर वाई वाई से बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर एक प्रकार से कॉन्सेंट्रेशन की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है। गैस के लिए हम लोग, लिक्विड के लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेशन वर्ड यूज करते हैं, प्रेशर और गैस के लिए प्रेशर, ठीक है। अब पी, तो मतलब अब टोटल प्रेशर कितना हो गया टाइम टी, तो पी आई माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू पीटी। टोटल प्रेशर पीटी था, और हमारा ये इक्वेशन से ऐसा आ रहा है, यानी पी आई प्लस वाई इक्वल टू पीटी, यानी वाई इक्वल टू पीटी माइनस पी आई। ठीक है, तो अब एक्स का यहाँ पे कोई यूज है नहीं, ठीक है। ऐसे यूज हो सकता है, पर टोटल तो एक्स इस केस में क्या हो जाएगा, पीटी माइनस पी आई हो जाएगा। हाँ, पीटी माइनस एक्स क्या होगा, द टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम इंक्रीज बाय एक्स पीटी माइनस पी आई। हाँ ठीक है। और तो फिर चलिए करते नेक्स्ट। अब हमें रेट कांस्टेंट निकालना है। तो रेट कांस्टेंट का ऐसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, पर तो चलिए थोड़ा प्रूव करके चलते हैं। हमें पता है डीपी बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा, के इंटू पी ए, ठीक है। डीपी ए बाई डी, रेट कांस्टेंट, तो ये के रेट कांस्टेंट है। तो डीपी ए बाई पी ए इक्वल टू के डी टी, यानी लॉग पी ए इक्वल टू के टी प्लस टी, और इंटीग्रेशन करना है ना, हाँ, तो के टी पी ए इनिशियल टू पी ए फाइनल। ठीक है, आशा ये आपको डेरिवेशन समझ में आ रहा हो, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट डेरिवेशन हो रहा है, ठीक है। नहीं तो ये सिंपल इंटीग्रेशन ही हो रहा है, ठीक है। या फिर रुकिए, अच्छा तो डीपीए बाई डी टी इक्वल टू के इंटू पी ए, तो डीपीए बाई पी ए इक्वल टू के डी टी। अब इंटीग्रेशन दोनों तरफ कर देते हैं, इसका 0 से टी टाइम, और इसका क्या कहते हैं, पी ए इनिशियल से पी ए फाइनल। यहाँ पी ए का मतलब प्रेशर ऑफ ए, इनिशियल से प्रेशर ऑफ ए फाइनल। तो हमें इससे आएगा लॉग पी ए, और
पी ए इनिशियल से पी ए फाइनल इक्वल टू के टी ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉग पी ए एफ माइनस लॉग पी ए आई इक्वल टू के टी, ठीक है। तो अब इससे हमारा क्या आ गया, हमें पता है लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए टू द बेस बी, ए सॉरी लॉग ए बाई बी, ये सारे लॉग ई के बेस में है, ठीक है। ये नॉर्मल इंटीग्रेशन है, डी एक्स बाई एक्स क्या होता है, लॉग एक्स होता है ना, लॉग एक्स टू द बेस ई, ठीक है। तो ये हो गया लॉग ई पी ए एफ बाई पी ए आई इज इक्वल टू के टी, ठीक है। तो अ, अब तो आ ही गया ना, तो भी छोटा, तो अब लास्ट के कुछ बचा। तो अ, अब यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पी ए फाइनल कितना होगा, पी ए फाइनल होगा पी आई माइनस वाई, है ना, यानी कितना हो गया पी आई माइनस पी टी और प्लस पी आई, है ना। वाई क्या आया था, पी टी माइनस पी आई आया था, तो टू पी आई माइनस पी टी, हमने कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे एक गड़बड़ी हमने क्या किया, यहाँ रेट में माइनस पी ए लगेगा, है ना, माइनस लगेगा ना, क्योंकि आपको पता होगा कि रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रिएक्टेंस एंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रोडक्ट, है ना, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रिएक्टेंस एंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो डीपीए बाई डी हमेशा निगेटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि पीए घटता जा रहा है, तो हमें रेट लेना है ना, तो रेट हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग माइनस डीपीए बाई डी, ताकि हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हो। हमारे दिमाग से ये चीज उड़ गया था कि हम माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ माइनस प्लस कर देते हैं, फिर से यहाँ माइनस आ जाएगा, अब सही हुआ। तो के टी इक्वल टू क्या हो गया, लॉग पी ए आई बाई पी ए एफ, ठीक है, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट पी ए एफ हमें पता है, पी ए आई पता है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग टू दी बेस ई पी आई बाई पी एफ कितना है, टू पी आई माइनस पी टी, चलिए सही, ठीक है, हमारा आंसर हमें प्राप्त हो गया। लेकिन अभी क्या हुआ, यहाँ पे आपको 2.303 दिख रहा होगा, मुझे कहीं 2.303 दिख नहीं रहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पे जो उत्तर है वो लॉग टू दी बेस 10 में है। आपको ये बात पता होगा, नहीं तो अभी पता चल जाना चाहिए कि log x टू दी बेस ई इक्वल टू 2.303 log x टू दी बेस 10, ये रिलेशन आप याद रखिए, यदि याद ना हो इसको एकदम कंफर्म दिमाग में बैठा लीजिए। तो अभी जो हमारा बेस है वो log e है, e के बेस में है, अब इसे हम 10 के बेस में कर देंगे, तो 2.303 log टू द बेस 10 पी आई बाई टू पी आई माइनस पी टी, ठीक है। तो के टी इक्वल टू ये था, तो के इक्वल टू 2.3, थोड़ा सा के टी इक्वल टू 2.303 log 10 पी आई बाई टू पी आई माइनस पी टी, तो के इक्वल टू 2.303 बाई टी log 10 पी आई बाई टू पी आई माइनस, ठीक है। एक बार फिर से समझाते हैं, क्योंकि हम भी कंफ्यूज हो गए थे, नीटली नहीं किए। तो देखिए ए गैस, ठीक है, कन्वर्टेड टू बी गैस प्लस सी गैस, हमारे पास इवेंचुअली इनिशियली ए कितना था, पी आई था इसका प्रेशर एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू टी पे पी आई माइनस वाई माना, ये वाई हो गया, ये वाई हो गया, तो टोटल प्रेशर कितना होगा, पी आई माइनस वाई प्लस वाई प्लस वाई, टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम क्या होगा, पी ए प्लस पी प्लस पी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीटी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि पीटी हो गया था प्रेशर, ठीक है। तो पी आई प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, पीटी, यानी वाई इक्वल टू पीटी माइनस पी आई। अभी प्रेशर ऑफ ए कितना हो जाएगा, यानी एट टी इक्वल टू टी, प्रेशर ऑफ ए एट टी इक्वल टू स्मॉल टी क्या हो जाएगा, पी आई माइनस वाई इक्वल टू पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई, ठीक है, इक्वल टू टू पी आई माइनस पी। कोई डाउट इतना तक में, हम अब क्या है नेक्स्ट, इक्वल टू टी पे हो गया, अब हम निकालेंगे रेट।
हम चाहे तो ऐसे ये इक्वेशन याद होना चाहिए आप लोगों को, पर फिर भी हम डिराइव कर रहे हैं, है ना। तो हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इस प्रकार से डिफाइन होता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट के रेट के बेसिस पे। अगर ये रेट ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्टेंट के डिक्रीज होने का ये रेट है, उसमें माइनस लगाते हैं क्योंकि वो निगेटिव रेट से घट रहा होता है, इसलिए माइनस लगाते हैं ताकि हमें पॉजिटिव रेट ऑफ रिएक्शन है। एंड दैट इज इक्वल टू के इंटू पी ए, वेयर के इज रेट कांस्टेंट, ठीक है, पी ए इज प्रेशर एट एनी इंस्टेंट टी, ठीक है। अब हम दोनों क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस नहीं डीपीए बाई पी ए इक्वल टू माइनस के डी टी, ठीक है, माइनस को इधर भेज दिए। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट लगा देंगे, पी ए इनिशियल से पी ए फाइनल तक, और यहाँ पे इंटीग्रेशन जीरो से टाइम टी तक, किसी भी टाइम टी, ठीक है। तो हमें इससे प्राप्त हो जाएगा लॉग पी ए फाइनल टू पी ए इनिशियल, यहाँ लॉग ई के बेस पर, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा सिंपली माइनस के टी, ठीक है, वो टी डिफरेंस हो जाएगा। ऐसा चलिए ऐसे लिखते हैं, टाइम टी से अ, अब इसको छोटा करके नेक्स्ट, ठीक है, माइनस के टी आ गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा पार्ट इसका, लॉग पी ए एफ माइनस लॉग पी ए आई इक्वल टू माइनस ऑफ के ऑफ टी माइनस जीरो, ठीक है। ये सारे ई के बेस में हमें पता है लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी, है ना। तो ये हो जाएगा लॉग टू द बेस ई पी ए एफ बाई पी ए आई इक्वल टू माइनस के टी, है ना। अब क्या पता है हमें कि ई लॉग, मान लीजिए एक्स टू दी बेस ही है, तो इसको हम लोग बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये रिलेशन होता है, इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो 2.303 लॉग टू दी बेस 10 पी ए एफ बाई पी ए आई इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है। यार रुकी रुकी, ये माइनस को इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो log PAI to the base E log PAF to the base E इक्वल टू KT, माइनस को इधर भेज दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आ गया हमारा log PAI बाई PAF टू द बेस E इक्वल टू KT, राइट। कोई दिक्कत। अब आते हैं यहाँ पे, हमारा K आ गया अब लगभग यहाँ पे, इसको तो सबसे पहले log टू द बेस 10 में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 2.303 log टू द बेस 10 PAI बाई PAF, सॉरी, हाँ PAI बाई PAF, हाँ देखिए ये हो जाएगा हमारा K इक्वल टू 2.303 log टू द बेस 10, क्योंकि log टू द बेस 10 में बदल रहा है, PAI, PAI क्या है हमारा, PI, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए क्या है, PI, है ना। अब फाइनल प्रेशर क्या आ रहा है हमारा, फाइनल प्रेशर हमारा आ रहा है 2PI माइनस PT, ठीक है। इससे हमारा आंसर आ जाएगा, अब बाई टाइम टी, यानी इससे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, ये अब एनसीईआरटी का एरर है कि क्या, हमें समझ में नहीं आ रहा, इसका आंसर ऑप्शन 1 भी होगा। कैसे ऑप्शन 1 होगा, कि इस प्रकार से होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एट इंस्टेंट फाइनल प्रेशर क्या आ रहा था, पी आई, फाइनल प्रेशर ऑफ ए आ रहा है पी ए माइनस एक्स, है ना, सॉरी पी ए माइनस ऑफ वाई आ रहा है। तो यहाँ पे वाई क्या था, पीटी माइनस पी आई था, एक्स क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम इंक्रीज हुआ है, टोटल सिस्टम, टोटल एक्स क्या है, इंक्रीज इन टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम, यानी पीटी माइनस पी आई, है ना, यानी वाई और एक्स सेम है, यानी पी फाइनल ए क्या होगा, पी ए माइनस एक्स भी हो जाएगा, यानी पी ए इनिशियल, हाँ पी ए इनिशियल माइनस वाई हो जाएगा, हाँ पी आई माइनस, हाँ ठीक है, पी आई माइनस वाई था, और y इक्वल टू एक्स आया, तो ये पी आई माइनस एक्स भी हो जाएगा, यानी फाइनल प्रेशर ऑफ ए, फाइनल प्रेशर ऑफ ए को पी आई माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, यानी 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन, रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू a into e power minus a by RT, which of the following option represents the graph of length k versus 1 by t, ठीक है। तो चलिए करते हैं, log टू द बेस e के, log k टू द बेस e वर्सेस 1 by t के बीच में ग्राफ बनाना, अच्छी बात है। k इक्वल टू क्या है, a इंटू ई पावर
के इक्वल टू है ए इंटू ई पावर माइनस ए बाई आर, है ना, है कि नहीं। तो अब लॉग ले लेते हैं, तो लॉग के इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ए टू दी बेस ई लिया है, ठीक है, माइनस प्लस लॉग ई ई पावर माइनस ए बाई आर टी, ठीक है। लॉग ई टू लॉग लॉग ई पावर के टू दी बेस ई क्या होगा, के हो जाएगा, है ना, सिंपल है, इसको कुछ बताने का है नहीं। तो लॉग लॉग के टू दी बेस ई को एल एन लिखते हैं शॉर्ट में, क्या लिखते हैं, एल एन, लॉग टू दी बेस ई को शॉर्ट में एल एन लिखते हैं, ठीक है। तो एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ये बाई आर टी, ठीक है। तो एल एन ये किस फॉर्म में है, वाई इक्वल टू टी प्लस एम एक्स, है ना, इसमें एक्स हमारा 1/t है, स्लोप हमारा माइनस ए बाई आर है, इंटरसेप्ट हमारा एल एन ए है, और वाई हमारा एल एन के है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें क्या पता चल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ रहा है, जो क्या कहते हैं, जिसका स्लोप निगेटिव है और जिसका कुछ इंटरसेप्ट है। तो इसलिए इवेंचुअली 2, 4, 3 तीनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि तीनों का स्लोप पॉजिटिव है। एकमात्र फर्स्ट ऑप्शन है जिसका स्लोप निगेटिव है, जिसका कुछ इंटरसेप्ट है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1। ऐसे भी ये जनरल ग्राफ है तो बेहतर होगा कि आप इसको याद कर पाए, नहीं तो कोई बात नहीं, ये तो ऐसे भी डिराइव हो जाता है, ठीक है। इसका स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस ए बाई आर, इसका इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, एल एन ए, ठीक है। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंसिडर आरएनएस इक्वेशन गिवन बिलो एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसका भी देखते हैं, रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, नहीं, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो माइनस ये घट रहा है, ठीक है, और टी बढ़ रहा है तो 1/t घट रहा है ना। तो इवेंट सॉरी हाँ, टी घट रहा है तो इवेंचुअली 1/t बढ़ रहा है, ठीक है। तो 1/t बढ़ रहा है, ये घट रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है अब दोनों किस प्रकार से बढ़ रहे, किस प्रकार से घट रहा है, हमें पता नहीं है, ठीक है। अगर ये ज्यादा बढ़ रहा है, टी कम घट रहा है, इवेंचुअली माइनस ये ज्यादा डिक्रीज होगा, 1/t ज्यादा इंक्रीज कम इंक्रीज होगा, तो ई जैसे माइनस ए बाई आर टी के इक्वल टू ये होता है ना, रेट कांस्टेंट इक्वल टू, हमें ये पता चल रहा है ये घट रहा है और टी बढ़ रहा है, तो इवेंचुअली माइनस ए बाई आर टी क्या हो रहा है, नहीं कर सकते ना हम लोग, क्या हो रहा है, नहीं कर सकते, माइनस ए इन 1/r तो कांस्टेंट, इसको हटा रही है, 1/t माइनस ए घटता जा रहा है, 1/t बढ़ता जा रहा है, तो इवेंचुअली माइनस ए बाई आर टी घट रहा है बढ़ रहा है, पता नहीं कर सकता है ना, है कि नहीं। माइनस ए बाई टी घट रहा है कि बढ़ रहा है, नहीं कर सकते ना, क्योंकि माइनस ए घट रहा है, 1/t बढ़ रहा है, तो नेट वैल्यू घट रहा है या बढ़ रहा है हमें पता नहीं चलेगा ना। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, हमने 2x3 लिया, ठीक है ना, अब नहीं थोड़ा बड़ा नंबर, 12x11 लिया, ठीक है, हमने 12 को 2 से घटा दिया और 11 को 2 से बढ़ा दिया, तो 10x13 हो गया, ठीक है। 12 को 2 से घटा दिया, 11 को 2 से बढ़ा दिया, तो 10x13 हो गया, ये हो गया 130। तो इनिशियल वैल्यू था 132, फाइनल वैल्यू हो गया 130, यानी वैल्यू घट गया। पर यदि हम ऐसा करें, 12 को 1 से घटा दें, 12 को 1 से घटा दें, हाँ 12 को 1 से घटा दे, 11 को 1 से बढ़ा दे, क्या होगा, 10 ये हो जाएगा 11 × 12, फिर से 132, यानी एक केस में सेम चीज करने पे पर अलग अलग वैल्यू के द्वारा घटाने बढ़ाने पे कभी वो सेम हो जा रहा है, कभी वो वैल्यू घट जा रहा है, और इस सम केस ये बढ़ भी जाएगा, ठीक है। इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन श्योर नहीं है, ठीक है, कहा नहीं जा सकता है, ये गलत हो गया। हम सेकंड देखते हैं, rate constant increases exponentially with increasing activation energy and decreasing temperature, अच्छा ठीक है, प्रयास करते हैं। इस केस में क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है यानी माइनस ये घट रहा है, ठीक है, टेम्परेचर घट रहा है यानी 1/t टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, ये घट रहा है 1/t टेम्परेचर बढ़ रहा है, हाँ। तो
ये फिर से वैसा ही केस आ गया, तो फिर से हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, है ना। अ, ये बढ़ रहा है और टेम्परेचर घट रहा है, हाँ। तो हम लोग ये बढ़ रहा है तो माइनस ये घटेगा, हाँ। ठीक है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ई पावर माइनस ये बाई आर टी, ये बढ़ रहा है तो माइनस ये इवेंचुअली क्या होगा, घटते चला जाएगा। और या फिर इसको हम ऐसे करें, ये बाई आर टी, ये बढ़ रहा है और टी घट रहा है, इवेंचुअली ये वैल्यू टी घट रहा है तो वन बाई टी बढ़ता जा रहा है, इवेंचुअली ये वैल्यू ये बाई आर टी बढ़ता जा रहा है। चलो ठीक है, हम एक एग्जाम्पल से करते ताकि मान लीजिए दो केस लेते हैं, ये वन, ये टू, टी वन, टी टू, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखे तो उसमें क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गया, तो मान लेते ये वन बढ़ा है ये टू से, और टेम्परेचर घट गया यानी टी वन छोटा है टी टू से, ठीक है। तो ये वन बाई टी वन क्या, ये टू बाई टी टू से बड़ा होगा, ऐसा कर सकते हैं क्या, ये वन बाई टी वन छोटा है और ये टू, हाँ बड़ा हो गया, वो इसलिए बड़ा होगा। ठीक है, हमने एक गलती कर दिया था, ठीक है। तो ये वन बाई टी वन ग्रेटर देन ये टू बाई टी टू, यहाँ आर लगा सकते हैं, ठीक है। पर माइनस ये वन बाई आर टी वन लेस देन होगा माइनस ये टू बाई आर टी टू से, है ना। तो इसी तरह से ई पावर माइनस ये वन बाई आर टी वन लेस देन होगा ई पावर माइनस ये टू बाई आर टी टू से, ठीक है। तो इससे हमें पता चला रेट कांस्टेंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। हमें क्षमा करिएगा, हमने पहले गलत बताया था, ये सुधर गया है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ये आया था कि फर्स्ट ऑप्शन में हमें आ रहा है कि रेट कांस्टेंट इवेंचुअली एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। एक चीज बता देते हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, अगर ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, तो एक्स पावर ए ग्रेटर देन एक्स पावर बी होगा यदि इन केस हम सिर्फ यहाँ पे जीरो से लेके इंफिनिटी तक वाले एक्स की बात कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव एक्स की बात कर रहे हैं। इन केस अगर x ग्रेटर देन वन है, ठीक है, और यदि x लेस देन वन है और जीरो से बड़ा है तो x पावर a लेस देन x पावर b होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन क्या है कि हमने एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दिया और टेम्परेचर को घटा दिया। ओह हाँ, तो सेम केस आ गया, सेम केस फिर से आ गया, लेकिन हमें क्या मिल रहा था, रेट कांस्टेंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, रेट कांस्टेंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, यानी सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, हाँ ये देखते हैं, ये वन भी लेस देन ये टू है, टी वन भी लेस देन टी टू है। इस केस में ये वन बाई टी वन और ये टू बाई टी टू के बीच में रिलेशन निकालना असंभव है, बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि हम पता नहीं कर सकते, हमें बताया नहीं ना गया कि ये वन कितना घटा है, टी वन टी टू कितना घटा है, ठीक है, इसलिए ये रेशियो के बीच में कंपेयर करना असंभव है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन कुछ कह नहीं सकते। फोर्थ ऑप्शन, रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये अगर आप नोटिस करेंगे तो फोर्थ स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट का डायरेक्ट अपोजिट है, ठीक है, डायरेक्ट अपोजिट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन भी सही है। मतलब डायरेक्ट अपोजिट जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दिया और टेम्परेचर को बढ़ा दिया है, ठीक है, तो इसलिए रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा। यहाँ पे बोल रहा था कि रेट कांस्टेंट में एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दिया, टेम्परेचर घटा दिया, इसलिए रेट कांस्टेंट डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये मतलब स्टेटमेंट उल्टा है, नहीं तो इसको हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर दिया यानी ये वन ग्रेटर देन ये टू, और टेम्परेचर को बढ़ा दिया यानी टी टू ग्रेटर देन टी वन। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये वन बाई टी वन ग्रेटर देन ये टू बाई टी टू होगा, है ना। तो ये वन बाई ये टू, तो माइनस ये वन बाई टी वन लेस देन माइनस ये टू बाई टी टू होगा, ठीक है, यानी ई पावर माइनस ये वन बाई टी वन लेस देन ई, यहाँ पे बाई आर भी कर देते, ई पावर माइनस ये टू बाई आर टी टू होगा, है ना। यानी इवेंचुअली ये ए से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यानी इवेंचुअली के वन लेस देन के टू आ रहा है, यानी यहाँ पे के बढ़ गया है, ठीक है। ई ए वन यहाँ पे इनिशियल कंडीशन है, टू फाइनल कंडीशन, ठीक है, तो के वन लेस देन के टू आ रहा है यानी के बढ़ गया। या फिर आप सिंपली इस प्रकार से भी समझिए कि हम लोग जब भी एक्टिवेशन एनर्जी को घटाते हैं और जब भी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं
तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इसका रेट कांस्टेंट भी बढ़ जाता है। ठीक है, समझ में आया? एक्टिवेशन एनर्जी जब भी घटाते हैं, टेम्परेचर जब भी बढ़ाते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है क्योंकि इसका रेट कांस्टेंट भी बढ़ जाता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक उसी का उल्टा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दिए और टेम्परेचर को घटा दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है। क्यों? क्योंकि इसका रेट कांस्टेंट घट जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन, a graph of volume of hydrogen released versus time for the reaction between zinc and dilute HCl is given in figure 4.2 on the basis of this mark. The correct option, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? एवरेज रेट अप टू 40 सेकंड, वो एवरेज रेट पूछता है। तो एवरेज रेट एट 40 सेकंड क्या होगा? वॉल्यूम एट 40 सेकंड माइनस इनिशियल वॉल्यूम बाय बाय टोटल टाइम, है ना? तो टोटल टाइम हमें पता है 40 सेकंड, इनिशियल वॉल्यूम क्योंकि ये जीरो से चालू हुआ है तो इनिशियल वॉल्यूम जीरो, और वॉल्यूम एट 40 सेकंड, तो 40 सेकंड पे वॉल्यूम कितना है? तो V3, यानी V3 माइनस 0/40, यानी V3/40 हमारा सिंपल सा आंसर है। क्या है हमारा आंसर? V3/40, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आसान है। अब बढ़ते नेक्स्ट 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन? ये प्योर थ्योरेटिकल है। द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैन बी ए फ्रैक्शनल नंबर, यस। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, यस। थर्ड ऑप्शन, द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए रिएक्शन इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन, नो। ये सिर्फ उसी केस में होगा जब वो रिएक्शन एलिमेंट्री हो। जो थर्ड ऑप्शन बोला है कि स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के सम के बराबर होगा, ये सिर्फ तभी होगा जब वो रिएक्शन एलिमेंट्री है, नहीं तो इन एनी केस वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब हम कह नहीं सकते कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टाइकोमेट्रिक सम के बराबर होगा। ठीक है, वो एलिमेंट्री होगा तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, राइट। क्यों? आर इक्वल टू अगर लिखते हैं के ए टू द पावर एक्स और बी टू के कंसंट्रेशन टू द पावर वाई, तो ऑर्डर हमारा एक्स प्लस वाई ही होता है ना? यही था फोर्थ स्टेटमेंट में बोल रहा है। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन करते वक्त में ये ध्यान रखिएगा वो नॉट करेक्ट पूछ रहा है या करेक्ट पूछ रहा है। कई कई बार हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन ढंग से देखते नहीं है, सिर्फ करेक्ट देख लेते हैं और गलत ऑप्शन मार के। यहाँ पे नॉट करेक्ट बोला, इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन, which of the following option does not show continuous instantaneous rate of reaction at 48 seconds? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन क्या होता है? स्लोप ऑफ द ग्राफ एट दैट पॉइंट, वही होता है इंस्टेंटेनियस। तो हमारा स्लोप कौन है? ये है हमारा स्लोप। ठीक है, सिंपल। अब देखते हैं, हमें मतलब ये स्लोप निकालना है, तो स्लोप कैसे निकालेंगे? तो वाई एक्सिस का डिफरेंस माइनस एक्स एक्सिस का डिफरेंस, है ना? सिंपल। तो इस केस में स्लोप क्या क्या हो जाएगा? इसका स्लोप क्या क्या होगा देखिए। तो पहले भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, चलिए देखते हैं उन सारे ऑप्शन को वेरीफाई करते हैं। क्या V5 माइनस V2/50 माइनस 30 इसका स्लोप है? चेक करते हैं। तो यहाँ पे किन दो पॉइंट का मेंशन किया जा रहा है? V5, 50 और V2, 30। यदि ये लाइन इन दोनों से पास करता है तो ऑब्वियसली ये स्लोप होंगे इनके। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है x1, y1 और x2, y2। ठीक है, तो इन दोनों इसका स्लोप कैसे निकालते हैं? तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो उस लाइन पे लाई करते हैं, है ना? तो क्या V5, 50 और V2, 30 इस लाइन पे लाई करता है? तो यस, ये लाई करता है। तो बस हमारा आंसर, तो फिर 1 वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन V4, 40 और V2, 30, क्या ये ऑप्शन लाई करता है? नहीं लाई करता है। यहाँ पे V4, कुछ और पॉइंट लाई करता है। ठीक है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन इज अवर आंसर। अब चलिए ये दोनों भी देख लेते हैं। V2, 30 तो लाई कर ही रहा है, इसमें दो पॉइंट्स आ रहे हैं, वो V3, 40, V2, 30। तो V2, 30 तो लाई करता है, ये पिछले दो में देख लिया। V3, 40 लाई करता है, तो हाँ करता है। ठीक है, अब आया लास्ट ऑप्शन V3, 40 और V1, 20। तो V3 तो हमने चेक कर ही लिया था। अब देखते हैं क्या V1, 20 लाई करता है? तो हाँ करता है, यानी हमारा जो ऑप्शन राइट ऑप्शन है वो है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलते 11th पे।
Which of the following statement is correct? The rate of a reaction decreases with passage of time as the concentration of reaction decreases. This is only true for zeroth order reaction. ठीक है? Sorry, this is only true for all reaction except zeroth order reaction. Zeroth order reaction में rate of reaction हमेशा सेम रहता है until जब क्या कहता है कौन रिएक्टेंट पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन को पेंडिंग में रखते हैं, या तो गलत ही माना जाएगा, पर उसको रखते पेंडिंग में। द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज सेम एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन, नहीं, ये गलत है। ये सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में होता है, और एनी टाइम क्या, वो कुछ समय के बाद तो रिएक्शन जब खत्म हो जाए तो रेट ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा, तो सेकंड ऑब्वियसली जीरो है। ठीक है। थर्ड, द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर चेंज, नो, रेट डिपेंड्स ऑन रेट कांस्टेंट विच इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा डायरेक्टली, के डायरेक्टली डिपेंड करता है टी पे। ठीक है। टी बढ़ा तो के बढ़ेगा, तो अब के बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। ठीक है। द रेट ऑफ ए रिएक्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रॉन्ग। जैसे जैसे मतलब कह नहीं सकते ना रेट घट रहा है या बढ़ रहा है, पर मोस्टली अगर ऑर्डर पॉजिटिव है तो रेट इवेंचुअली के ए पावर ऑर्डर। ठीक है। अगर ऑर्डर पॉजिटिव है तो रेट, अगर कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो रेट भी घटेगा। ठीक है। अगर ऑर्डर निगेटिव है तो कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो रेट पॉजिटिव होगा। तो मतलब ये ऑलवेज केस नहीं, तो फोर्थ भी गलत हो जाएगा इवेंचुअली। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत होना चाहिए था, पर एज जनरल केस लिया जाए तो फर्स्ट वाला भी हमें तो गलत लगता है। पर क्या है कि इन्होंने इस केस में ऑर्डर को हमेशा पॉजिटिव मान के चला है। ठीक है। नहीं तो मेरे हिसाब से तो चारों में से कोई सही नहीं है। ठीक है। मेरे हिसाब से चारों में से कोई सही नहीं है, पर यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो लेने लायक है वो फर्स्ट है। ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर को ग्रेटर देन जीरो मान के किया गया। अगर ऑर्डर को ग्रेटर देन जीरो मान के करे, ग्रेटर देन, तो फिर क्या कहते हैं, फोर्थ ऑप्शन ऐसे भी गलत होने वाला है। थर्ड, मतलब अगर ऑर्डर को ग्रेटर देन जीरो मान के चले तो ये थर्ड ऑप्शन ऑब्वियसली गलत होने वाले, ये तीनों ऑप्शन, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर ऑर्डर क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव और जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, अगर ऐसा मान के चले तो फर्स्ट ऑप्शन भी गलत ही होना चाहिए। ठीक है। आई होप इतना तक सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं, एक मिनट, रेट इक्वल टू के, नहीं, एक चीज हमने गलत बोला है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। हम एक और एनसीईआरटी से वेरीफाई करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को पेंडिंग में रखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। हम तुरंत आते हैं उस क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सिंपली इस प्रकार से एक्सप्लेन होगा, ए एक्स प्लस बी वाई। अगर यहाँ पे ए क्या है, सॉरी सर, एक्स ए प्लस बी वाई, वाई बी गिव्स जेड सी प्लस डब्ल्यू डी। तो रेट क्या होगा, अगर आपको याद हो एनसीईआरटी में मेंशन है, इस तरह से रेट को डिफाइन किया गया है ना। ठीक है। तो ये सिंपल डिफिनेशन है, रेट का यही डिफिनेशन है ना। तो उसी प्रकार से अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में क्या आता है, रेट इक्वल टू डी बाई डी टी को, डी को डेल्टा भी लिख सकते हैं। ठीक है। डी बाई डी टी मतलब इंस्टेंटेनियस होता है, डेल्टा मतलब कुछ स्पेसिफिक पे। ठीक है। तो इस केस में हो जाएगा -1/5 डेल्टा बी आर डेल्टा टी इक्वल टू -1/6 डेल्टा एच प्लस डेल्टा टी। हमें इतने से मतलब है, बाकी से कोई मतलब है नहीं। ठीक है। तो बाकियों को हटा देते, तो इवेंचुअली हमें क्या एक इक्वेशन आ गया, ये इसमें माइनस माइनस कट जाएंगे, तो डेल्टा बी आर माइनस, यहाँ लिखो डेल्टा बी आर माइनस डेल्टा टी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या आएगा, 5/6 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच प्लस बाई डेल्टा टी, है ना। क्या आ रहा है, डेल्टा बी आर माइनस डेल्टा बाई टी, डेल्टा बी आर माइनस डेल्टा टी, डेल्टा बी आर माइनस बाई डेल्टा टी इक्वल टू 5/6 डेल्टा एच प्लस बाई डेल्टा टी। ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। ठीक। हमसे एक गलती हो रही थी, वो पिछले वाले में क्या था कि ऑर्डर निगेटिव नहीं होता है। एनसीईआरटी का जो स्टेटमेंट है वो कहता है ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैन बी 0, 1, 2, 3 एंड इवन ए फ्रैक्शन। ठीक है। तो ऑर्डर निगेटिव कभी नहीं हो सकता है। ठीक है। ये गलती हम कर रहे थे, ऑर्डर निगेटिव कभी नहीं हो सकता है ना, मतलब नेट ऑर्डर कभी निगेटिव नहीं हो सकता। हम इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि इट्स पॉसिबल दैट ऐसा हो। ठीक है।
ये पॉसिबल है कि विथ रेस्पेक्ट टू एक कंपाउंड ऑर्डर निगेटिव हो सकता है, पर नेट ऑर्डर निगेटिव कभी नहीं होता है। नेट ऑर्डर या तो 0 1 2 3 या फ्रैक्शन होता है, वो मतलब निगेटिव होता है या नहीं, ऐसा कोई एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तो नहीं, अगर एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो मतलब ऑर्डर निगेटिव नहीं होता है, ऑर्डर इज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होता है। ठीक है, तो 11th का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। उसमें भी एक्सेप्शन है कि ऑर्डर इक्वल टू 0 कंसिडर नहीं किया गया है। ठीक है, अगर ऑर्डर इक्वल टू 0 कंसिडर करें तो फिर फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है इन एनी केस। ठीक है, तो 12th का भी ऑप्शन थर्ड आ गया। अब चलते 13th पे। तो ध्यान रखिए, ऑर्डर निगेटिव नहीं होता, नेट ऑर्डर निगेटिव नहीं है। ठीक है, 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक बात बताइए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट का एनर्जी इवेंचुअली रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होना चाहिए, है ना। प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होना चाहिए। तो बस सिंपल, इसमें इसमें से किसमें प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है? ए में, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन 1। ठीक है, चलते 14 पे। Rate law for the reaction A plus 2B gives C when A reacts with 2 moles of B gives C is found to be A. Concentration of reactant B is doubled, keeping the concentration of A constant. The value of rate constant will be. So rate constant, the value of rate constant बोल रहे हैं ना, रेट नहीं बोल रहे हैं। तो रेट कांस्टेंट तो सेम है। ठीक है, रेट रेट भले चेंज होगा, रेट कांस्टेंट क्यों चेंज होगा, है ना। इसे तो उसको कांस्टेंट कहते हैं, रेट कांस्टेंट ऐसे ही थोड़ी कहते हैं। तो हाँ, तो रेट कांस्टेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 सेम। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इसका आंसर गलत दे रखा है। इसका आंसर इन्होंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में 2 दे रखा है। असल में उनको वहाँ रेट देना चाहिए था, अगर वो रेट वर्ड का यूज करते तब वो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे उन्होंने रेट कांस्टेंट वर्ड का यूज किया, जिसके कारण से वो गलत हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते, इसका आंसर है 10 सेम। चलिए नेक्स्ट की ओर। Which of the following statement is incorrect about the collision theory of chemical reaction? It considers reacting molecules or atoms to be hard space and ignores their structural feature, right? The number of effective collisions determine the rate of reaction, right? The collision of atoms or molecules possessing sufficient threshold energy results into product formation. No, not always. ठीक है, क्योंकि प्रॉपर ओरिएंटेशन भी नीडेड होता है। Molecules should collide with sufficient threshold energy and proper orientation for the collision to be effective, right? यानी हमारा आंसर है थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन है, 15 का आंसर है 3, क्योंकि वहां पे उन्होंने नॉट करेक्ट ऑप्शन। 16, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% completed in इतना टाइम, हाउ मच टाइम वुड इट टेक फॉर 100% कंप्लीशन? ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। सोचिए सोचिए, 50% रिएक्शन को इतना टाइम लग रहा है तो 100% कब खत्म होगा? तो इसका सिंपल आंसर है इनफाइनाइट। कुछ बिना कैलकुलेशन के इसका आंसर है इनफाइनाइट। क्यों इसका इनफाइनाइट? क्योंकि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमेशा कभी भी पूरा नहीं हो सकता। उसका आप अगर कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ भी बनाइएगा रिएक्टेंट का, तो कैसा कुछ ऐसा आएगा, ऐसा। एकदम मतलब लाइन के क्लोज में आते जाएगा, क्लोज में आते जाएगा, क्लोज में आते जाएगा, एक्सिस के क्लोज में आते जाएगा, पर कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। वो हमेशा इनफाइनाइट पे जाके ही एक्सिस को टच करेगा। इनफाइनाइट पे जाके एक्सिस को टच करने का मतलब क्या है? उसका कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू 0 हो जाना। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है। ठीक है, तो ये ऐसा कभी नहीं होने वाला। ठीक है, वो हमेशा इनफाइनाइट पे जाके ही 0 का टच करेगा जी। इनफाइनाइट पे जाके 0 एक्सिस को टच करेगा का अर्थ क्या है? इनफाइनाइट पे जाके ही उसका कॉन्सेंट्रेशन पूरी तरह से 0 होगा। इनफाइनाइट पे जाके कॉन्सेंट्रेशन उसका पूरी तरह से 0 का मतलब क्या है? इनफाइनाइट पे जाके ही रिएक्शन पूरा 100% कंप्लीट होगा। ठीक है, 17, कंपाउंड ए एंड बी रिएक्ट इस तरह से। ठीक है, फिर अब क्या बताया इन्होंने कि ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज किए, और हम लोग रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी देखे। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा रेट। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। ठीक है, तो अब मान लीजिए ए और बी जब 0.30 था, 0.30 था, तो इनिशियल रेट था 0.10। ठीक है, पर जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, अब जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी था उसको इंटू 2 किया गया,
तो रेट यहाँ पे इंटू 4 हो गया, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। और अगर देखिए, जब रेट ऑफ बी को, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को कांस्टेंट रखा गया, तो और जब ए की कॉन्सेंट्रेशन को इंटू 2 किया गया, तो यहाँ पर रेट भी इंटू 2 हो गया, है ना। यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का होल स्क्वायर, यानी रेट इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी से मेरा अर्थ है कि ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ही मोस्टली आते हैं, इजी रहते हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द कैटलिस्ट? It catalyze the forward reaction to the same forward and backward reaction to the same extent, सही है। It alters delta G of the reaction, गलत है। It is a substance that does not change the equilibrium constant of a reaction, सही है। It provides an alternate mechanism by reducing activation energy between reaction products, सही है। यानी हमारा 18 का सही ऑप्शन है 2। ये सारा डाटा आप क्या कहते हैं एनसीईआरटी के केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट सेकंड पेज पे पढ़ सकते हैं, है ना, थ्योरी के लास्ट सेकंड पेज। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, रेट कांस्टेंट असल में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? वो ऐसा रिएक्शन होता है जिसका ऑर्डर एक्चुअली में सेकंड एक से ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ एक्सेस तो प्रेजेंट होता है, इसलिए उसके चेंज को हम हमेशा कांस्टेंट मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी गिव्स सी। ठीक है, अब मान लीजिए इसका ये सेकंड ऑर्डर है, उसका रेट इक्वेशन कुछ इस प्रकार से। ठीक है, पर ऐसा मान लिया जाता है कि बी बहुत एक्सेस अमाउंट में, ठीक है, बी बहुत एक्सेस अमाउंट में, तो ए और ए बहुत कम अमाउंट में, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज वेरी 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 मच लेस देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन ए अगर थोड़ा सा खत्म हो गया, मान लीजिए इसको अगर ऐसा लिखा जाए, एक मिनट। ठीक है, तो मान लीजिए बी मान लीजिए समथिंग 1000 था। ठीक है, ए मान लीजिए समथिंग 1 था। जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो ये 0 हो गया, ये 999 हो गया, यानी बी का कॉन्सेंट्रेशन कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही था। तब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, बी का कॉन्सेंट्रेशन को हम कांस्टेंट मान के इसको नया रेट, इसको रेट कांस्टेंट में ही दे देते हैं। ठीक है, रेट कांस्टेंट में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी जिसका रेट कांस्टेंट होता है वो क्या कहते हैं एक्चुअल रेट कांस्टेंट इंटू जो एक्सेस में होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्चुअल रेट कांस्टेंट एंड एक्सेस कंपाउंड के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट ऑफ ए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन एक्सेस। ठीक है, समझ में आया? क्या होता है, ये जो एक्सेस में होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है के के साथ, और इवेंचुअली जो रेट नया रेट कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पे डिपेंड करेगा। उसी तरह जो लास्ट क्वेश्चन है कि ए और बी का ऑर्डर रिएक्शन है, उनका कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ है, अब पता करो उनका ग्राफ बताना है। तो सिंपल सा इसका आंसर है 2। ठीक है, हाँ 20 का 2 है बस। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही करते हैं, 1 घंटे का सेशन है, तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं आने वाले जनवरी 24 को अगर आपका मेंस है, तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा और अच्छे से तैयारी करके एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।